हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं बीकेएम एजुकेशन में। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हमने देख लिया है और पार्ट 1 में हमने जाना कि रिप्रोडक्शन कब होता है, क्यों होता है। और ये रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 जिसमें हम जानने वाले हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। इसमें हम नर के सेक्स ऑर्गन को देखेंगे, जानेंगे कि नर में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता कैसे है, और इसमें जो इस शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो बनता कैसे। इन सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो अगर मैं नर जनन तंत्र की बात करूं तो ये नर जनन तंत्र आपके 4 मेन पार्ट्स बना होता है, यानी 4 महत्वपूर्ण भाग से बना होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं जिससे आपका नर जनन तंत्र बना होता है। तो ये नर जनन तंत्र जो 4 महत्वपूर्ण भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र में, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो टेस्टिस। वो क्या है, टेस्टिस। और स्टूडेंट, टेस्टिस को हम बोलते हैं क्या, हिंदी में ब्रिसड। मैं यहाँ पे दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, और मैं बाइलैंग्वेज बताऊंगा दोनों चीजों को कि कौन सी चीजें क्या है यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस को क्या बोलते हैं, ब्रिसड। दूसरा पार्ट है यहाँ पे जिससे हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट स्टूडेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, एसेसरी डक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं सहायक नलिका। सहायक नलिका, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है यहां से, तो तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स वो है आपका एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड ये क्या है, यहां पे इसको लिखेंगे क्या, सहायक ग्रंथियां। ये तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्या, एसेसरी ग्लैंड, और हिंदी में सहायक ग्रंथियां। और चौथा ये जो महत्वपूर्ण पार्ट मैं बताने वाला हूं ये क्या है, तो ये है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, वाह जननेंद्रियां। जननेंद्रियां। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहां 4 पार्ट्स बताए हैं, कुछ 4 महत्वपूर्ण बात, ये आपके नर जनन तंत्र के यानी जहां से बच्चा पैदा होता है उसके 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला क्या है आपका टेस्टिस, जिसे ब्रिसड बोलते हैं। दूसरा है स्टूडेंट एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, जिसे सहायक नलिका बोलते हैं। तीसरा है एसेसरी ग्लैंड, जिसे सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी बाह्य जनेंद्रियां। बाह्य जनेंद्रियां क्या है स्टूडेंट, जो बाहर आपकी जो सेक्स ऑर्गन, आपके पेनिस है, आपके लिंग है, उसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी बाह्य जनेंद्रियां। तो ये आप 4 महत्वपूर्ण पार्ट का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें एक एक करके चारों को पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, टेस्टिस के बारे में। तो यहां से मैं इन 3 महत्वपूर्ण भागों को पहले मैं मिटाता हूं, और मिटा करके स्टूडेंट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं टेस्टिस के बारे में। तो ये 4 तो हो गए। अब इस चारों के बाद मैं आपको बताने वाला हूं टेस्टिस के बारे में। तो ये मैं मिटाता हूं यहां से इसको। तो हम पढ़ने वाले हैं आज टेस्टिस यानी वृषण के बारे में। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है, यानी अगर देखा जाए कि सर ये वृषण है क्या, यही वृषण बच्चे जहां आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, नहीं जहां आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो टेस्टिस में सर बनता क्या है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म, यानी यहां पे शुक्राणु बनता है।
क्या बनता है? शुक्राणु। ठीक है, और शुक्राणु जो बनता है वह कौन सी क्रिया से बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर यहाँ पे जो शुक्राणु बना है उस क्रिया का नाम क्या है? उस क्रिया का नाम है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? शुक्राणु जनन। और यहाँ जो शुक्राणु जो बनता है यह कौन से डिवीजन से बनता है? तो यहाँ सर जो शुक्राणु बनता है उसमें होता है क्या? मियोसिस, और मियोसिस से शुक्राणु बनता है। तो आपके विसरण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। कैसे बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन से। और कौन सा डिवीजन था? मियोसिस। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब स्टूडेंट ये वृषण क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम वृषण के बारे में बात करें तो ये वृषण जो होता है आपके पेल्विस रीजन्स में होता है। क्या होता है? पेल्विस रीजन। अब पेल्विस रीजन है क्या? आपका जो कमर है, आपका जो कमर, जहां कमर पे आप हाथ रख के स्टाइल में खड़े होते हो, कमर पे जहां आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा आपका कौन सा भाग है? पेल्विस रीजन। और इसको हिंदी में कहते हैं क्या? श्रोणि भाग। क्या कहते हैं इसको? श्रोणि भाग। तो आपके कमर का नीचे का भाग और आपके सेक्स ऑर्गन के ऊपर का भाग ही क्या है? आपका पेल्विस रीजन। और इसको बोलते हैं क्या स्टूडेंट? श्रोणि भाग। इसी भाग में आपका क्या होता है? इसी भाग में एक पेयर यानी एक जोड़ी क्या होता है? आपका टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। तो आपके कमर के नीचे और आपके सेक्स ऑर्गन के ऊपर जो आपके लिंग्स हैं, आपके जो शिश्न है, आपके जो जेनिटल ऑर्गन है, उसके ऊपर आपका जो हिस्सा है और वो भी हिस्सा जहां पे आपका सेक्स ऑर्गन है, उसी हिस्से को बोलते हैं क्या? पेल्विस रीजन या श्रोणि भाग। और यहाँ पे सर एक जोड़ी क्या होता है? आपका एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। इसमें क्या बनता है सर? इसमें शुक्राणु बनता है, यानी स्पर्म बनता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसकी हम बारे में और जानेंगे कि ये सर स्पर्म जो बन रहा है ये टेस्टिस में, इसके बारे में थोड़ा सा और जाने। तो इसकी हम लंबाई देखें, और लंबाई की बात फिर क्या जानेंगे हम? चौड़ाई। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। आपके टेस्टिस की जो लंबाई है वो कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अब एक बात और जो हम बताने वाले हैं आपको कि सर ये जो टेस्टिस होता है आपके शरीर के बाहर होता है, यानी शरीर के अंदर नहीं होता। क्या होता है? शरीर के बाहर। तो ये टेस्टिस यानी वृषण, ये सर शरीर के बाहर होता है, यानी आउट ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर। यानी इसको हम कह सकते हैं क्या? आउट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के बाहर होता है। तो सर भगवान ने इसको शरीर के बाहर क्यों बनाया? शरीर के बाहर क्यों बनाया? तो ये शरीर के बाहर क्यों? आइए बताते हैं आपको। ये किसी मदर का ओवरी है, ये कोई माँ है, इसका ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। जब एक बच्चा यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा, ये हंस रहा है, खिलखिला रहा है, देखो ये बच्चा हंस रहा है। जब ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, कहाँ है? माँ के गर्भ में। तो गर्भ के 7वें महीने, कौन से महीने? 7वें महीने जो टेस्टिस है वह शरीर से बाहर आता है। यानी जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है तो 7वें महीने टेस्टिस यानी वृषण शरीर से बाहर आता है। अब ये जब टेस्टिस शरीर से बाहर आ गया है तो बाहर करने का सर भगवान का कुछ ना कुछ, गॉड का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। यही उद्देश्य मैं आपको बताने वाला हूं। तो सर ये जो शरीर से बाहर है इसका उद्देश्य ये है कि टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण के लिए, यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए
जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर यानी तापमान, वह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो आपके टेस्टिस में, आपके वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान होना चाहिए वह 2.5 डिग्री सेल्सियस आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अगर आप अदर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ 2 से 3 भी मिल जाएगा और 2 से 2.5 भी मिल जाएगा। तो सर आपके टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के टेम्परेचर कितना चाहिए सर? 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। किससे कम? तो ये बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर से। तो आपके टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्म के निर्माण के लिए टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। ये कम वाला सिंबल है किसके? शरीर के टेम्परेचर से। अब आइए देखते हैं शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। अगर मैं बॉडी के टेम्परेचर की बात करूं तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सर 37 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में स्टूडेंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी आपका फ़ारेनहाइट में आपके शरीर का तापमान 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और इससे जो अगर आपको स्पर्म का निर्माण कराना है तो स्पर्म के निर्माण के लिए टेस्टिस में जो तापमान होना चाहिए वो कितना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। यानी आपको शुक्राणु बनाने के लिए, आपके वृषण में शुक्राणु के निर्माण के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस कम होना, 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी आपके वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे स्टूडेंट्स तो फ़ारेनहाइट में यह 96 होना चाहिए। कितना? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो आपके शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान होना चाहिए आपके शरीर के तापमान से कितना कम? 2.5 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है 2.5 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी इससे जो तापमान होना चाहिए वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। आपकी बॉडी, आपके टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो या 96, अगर इतना होगा तो आपके टेस्टिस में क्या बनेगा? आपके टेस्टिस में भर भर के बनेगा क्या? स्पर्म यानी शुक्राणु। तो तापमान जितना कम हो, इतना कम, बिना कम बर्फ पड़ जाए तो तापमान अगर कम रहेगा तो टेस्टिस के जो काउंट होते, टेस्टिस में जो स्पर्म काउंट होता है वो तेजी से बढ़ता है। यानी कम तापमान में स्पर्म का फॉर्मेशन अधिक होता है। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, इसे स्टार लगा के नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, ये नीट का भी क्वेश्चन है। वो क्या है कि स्टूडेंट्स एक बात है कि जो एलिफेंट होता है, हाथी, अब आप सर पूछ सकते हो सर इंसानों में टेस्टिस शरीर से बाहर आ गया, क्या हो गया? शरीर से बाहर आ गया, तब शरीर से बाहर आकर के स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन सर एलिफेंट में, किसमें? एलिफेंट में टेस्टिस शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? एलिफेंट में जो ये टेस्टिस है यह बॉडी के अंदर होता है। क्या होता है? बॉडी के अंदर। तो एलिफेंट में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि जो ये एलिफेंट है, एलिफेंट में उसके बॉडी का टेम्परेचर यानी एलिफेंट के शरीर का तापमान बच्चे कितना होना चाहिए? 35.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। यानी हाथी में शरीर का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 35 डिग्री सेल्सियस पे आपके शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो हाथी के शरीर का तापमान कम होता है और शरीर के तापमान का कम होने के नाते हाथी के शरीर में आसानी से
शुक्राणु बनते हैं। यानी हाथी को अपना टेस्टिस बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको नीट का बताता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्या है, जैसे एक और बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको, जैसे कि आपने देखा होगा चमगादड़, चमगादड़ को हम क्या बोलते हैं, बैट। हिंदी में क्या बोलते हैं, चमगादड़। अब चमगादड़ में एक्चुअली होता क्या है, जब चमगादड़ को फर्टिलाइजेशन करना या सेक्स करना है तो चमगादड़ के शरीर से टेस्टिस बाहर निकल जाता है। जब चमगादड़ को अपना रिप्रोडक्शन करना होता है तो टेस्टिस उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, और जैसे इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो टेस्टिस शरीर के अंदर फिर से घुस जाएगा। यानी बहुत ही अच्छा कमाल का है ना। शायद ऐसा अगर इंसानों में है तो इंसान के साथ कितना अच्छा हो, सबको इतना बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो चमगादड़ में एक्चुअली स्टूडेंट्स होता क्या है, जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन, तो टेस्टिस शरीर से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही रिप्रोडक्शन पूरा हो जाएगा टेस्टिस शरीर के अंदर फिर से घुस जाएगा। ये क्वालिटी है किसकी, चमगादड़ की। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, और यहां पढ़ने के बाद आपको दोबारा किसी से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पूरा याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप देख लेना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज के बाद कहीं आपको दूसरी जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अब सर थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। पहले एक बार इसको दोहराते हैं कि टेस्टिस को वृषण बोलते हैं, इसमें शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। कैसे बनता है, मियोसिस डिवीजन से। अब ये टेस्टिस कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में होता है, यानी श्रोण विभाग में। कितना होता है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और शरीर के बाहर होता है, टेस्टिस शरीर के बाहर लटकता है ऐसे खरगोश। ठीक है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु। और शुक्राणु बनने के लिए जो तापमान होना चाहिए वह 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यह एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए शरीर के तापमान से। किसके तापमान से, बॉडी के टेम्परेचर से। तो टेस्टिस के निर्माण के लिए तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लगभग, नियर अबाउट, लगभग, क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6, तो 2 डिग्री कम यानी 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए स्पर्म के निर्माण। अब मैंने कहा एलिफेंट में टेस्टिस शरीर के अंदर होता है फिर भी स्पर्म बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि एलिफेंट के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और चमगादड़ में रिप्रोडक्शन के समय टेस्टिस शरीर से बाहर आता है और फिर अंदर घुस जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई। अब सर कुछ चीजें और बता रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो वो देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट मैंने कहा था आपसे कि जो आपका टेस्टिस है, जब ये बच्चा अपनी मदर के ओवरी में है यानी अपनी मां के गर्भ में है, तो 7वें महीने में टेस्टिस यानी वृषण शरीर से बाहर आता है। 7वें महीने में शरीर से क्या होता है, ये बाहर आता है। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से सोचिएगा आप। जब 7वें महीने में शरीर से बाहर आया तो वो लड़का हो गया, लेकिन लड़का तो पहले से 3 महीने मालूम चल जाता, मैंने पहले बता रखा है आपको। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर बाई चांस ये टेस्टिस बाहर नहीं आया, अगर ये टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आया तो ऐसे लड़के किस काम आते हैं? तो ऐसे लड़के पुराने जमाने में ताली बजाने के काम आते थे। यानी ऐसे लड़के बाउंड्री पे चौका और छक्का नहीं मार पाते थे, ये केवल छक्का के भी ताली बजाते थे, यानी ये सिक्सर होते थे। क्या होते थे? छक्का। तो ऐसे लड़के जिनमें 7वें महीने
यह टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आता था, टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आता था, तो ऐसे लड़के में मेल स्टेरिलिटी होती थी, मेल स्टेरिलिटी, यानी ऐसे लोग बच्चा पैदा करने में अक्षम होते थे, यानी ये बच्चा नहीं पैदा कर पाते थे, ये कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर पाते थे, यानी इनके अंदर सर क्या थी, मेल स्टेरिलिटी, यानी बच्चा पैदा करने में अक्षम होते थे, ये बच्चा नहीं। तो इसको कहते क्या थे, तो इसको कहते थे स्टूडेंट क्रिप्टोक्वाडिज्म, क्रिप्टोक्वाडिज्म, इस बीमारी को क्या कहते थे, क्रिप्टोक्वाडिज्म। जब किसी लड़के में जन्म के समय टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आता था, तो ऐसे लोग बच्चा नहीं पैदा कर पाते थे, क्योंकि ये लोग होते थे क्या, हमें कहते हैं सिक्सर, हम लोग बोलते हैं क्या इसको, छक्का, क्या बोलते हैं, छक्का। वही छक्का जो आपके यहाँ शादी ब्याह पे या बच्चों के जन्म से ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं, वही छक्का, यही लोग हैं जिनके अंदर पेनिस तो बाहर निकलता है, लेकिन वो पेनिस किसी काम का नहीं, क्योंकि जो आपका टेस्टिस है वो शरीर के अंदर ही रहता है, और जब टेस्टिस शरीर के अंदर रहेगा तो आप बताओ क्या उसमें शुक्राणु बनेगा, तो शुक्राणु नहीं बनेगा, ऐसे लोग बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं, ऐसे लोग छक्का होते हैं, क्या होते हैं, छक्का, यानी सिक्सर होते हैं और ताली बजाते हैं, जब भी आप इनको देखा होगा। तो इस बीमारी को कहते हैं क्या, क्रिप्टोक्वाडिज्म। अब ये पहले की बात थी, तो पहले ऐसे बहुत से लोग बेचारे जिनके अंदर टेस्टिस बाहर से नहीं निकला, अब ये करते क्या थे, स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि ये लड़के हैं लड़के हैं लड़के हैं, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे लोग मम्मी पापा के चले जाने पे, घर से जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते थे, तो ऐसे लड़के अपना साड़ी, मम्मी का साड़ी पहन करके, ओठलाली लगा करके, और हाथों में कहती थी क्या, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी घर में ही ये क्या लगाते थे, नेल पॉलिश, ओठलाली, साड़ी पहन के ये नाचते गाते थे। तो ऐसे लड़कों को बाद में जानते थे कि ये छक्का हो गया है, इसको घर से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अब इसका ऑपरेशन के थ्रू हम टेस्टिस को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, यानी अब ये प्रोसेस है कि टेस्टिस को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले ये टेक्निक नहीं थी, पहले ऐसा लोग नहीं कर पाते थे, लोग अनजान थे, लेकिन अब आपको मालूम चल गया, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जान लेना कि टेस्टिस को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं बाय ऑपरेशन के थ्रू। तो जब भी कभी आपको बच्चा पैदा हो तो आप ये तरीका अपना सकते हो कि अगर टेस्टिस शरीर के अंदर है तो ऑपरेशन के द्वारा टेस्टिस को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और उसको पूर्ण रूप से लड़का बना सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा कि क्रिप्टोक्वाडिज्म क्या है, जब लड़के बच्चा पैदा करने में अक्षम हो। अक्षम क्यों है, क्योंकि ये है छक्का, ये क्या है, छक्का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में जो आपसे पूछने वाला हूं वो क्या है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज दैट किसी लड़के में टेस्टिस आलू की तरह सड़ गया, क्या हो गया, ये वृषण आलू की तरह सड़ गया। अब आलू सड़ जाएगा तो फेंक दोगे, लेकिन टेस्टिस सड़ गया तो क्या होगा, तो टेस्टिस अगर सड़ गया है तो उसको हम ऑपरेशन के द्वारा काट करके बाहर निकाल सकते हैं। बस अब एक ही काम नहीं कर पाओगे, बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे, आपकी बाकी चीज तो सेम रहेंगे, बस बच्चा नहीं के पैदा कर पाओगे। तो अगर किसी लड़के में ये टेस्टिस सड़ गया, ये टेस्टिस क्या हो गया, सड़ गया, अब सड़ जाने पर इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देंगे तो जो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, आर्कीडेक्टोमी, आर्कीडेक्टोमी। तो किसी लड़के में टेस्टिस सड़ जाने से उसको ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, आर्कीडेक्टोमी। अब जहां भी स्टूडेंट्स आपको ये टोमी वर्ड मिल रहा है, टोमी, टोमी कोई कुत्ता नहीं होता है यहाँ पे, टोमी मतलब
शरीर से ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना, ये होता है टॉमी। ऐसे ही क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ सकता हूं जो नीट का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन नीट के हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, नीट के भी हैं आपके, और भी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन और, जैसे ये महिला है, ये महिला कोई है, अगर इस महिला के, इस वोमेन्स के इस गर्भाशय में कहीं गांठ पड़ जाए, क्या हो जाए, गांठ पड़ जाए, मान लो ये बच्चा नहीं है, यहाँ कोई गांठ पड़ गया, ये क्या है, कोई गांठ पड़ गया। अब गांठ के द्वारा इसको कैंसर भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये गांठ कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ऐसे में अगर इस महिला के गर्भाशय को काट के निकाल दे, गर्भाशय को क्या करें, इस गांठ को काट के निकाल दें या गर्भाशय को निकाल दें, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो अगर गर्भाशय को काट के निकालते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, हिस्टेक्टोमी, यानी गर्भाशय को काट करके निकालना, क्योंकि गर्भाशय में कैंसर हो सकता है। ऐसे ही अगर किसी महिला में स्तन कैंसर हो जाए, स्तन कैंसर यानी स्तनों में फोड़ा फुंसी हो जाए, स्तनों में वह घाव का रूप ले ले और कैंसर का रूप ले ले, तो उसे क्या बोलेंगे, तो स्टूडेंट्स उसे बोलेंगे मिसेक्टोमी। उसे क्या बोलेंगे, मिसेक्टोमी, मिसेक्टोमी। अगर स्तनों में कैंसर हो जाए, स्तन जानते हैं आप लोग, स्तन में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, स्तन कैंसर हो जाए, तो स्तन को काट के निकालना क्या कहलाता है, मिसेक्टोमी, यानी स्तन को काट करके निकालना। इसी तरह अगर किसी महिला में इस ओविडक्ट को, इसको ओविडक्ट को यानी अंडवाहिनी को काट के निकालना, तो अगर हम अंडवाहिनी को काट के निकालेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे, तो अंडवाहिनी को काट के निकालेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। और एक होता है आपका कि लड़कों में जैसे 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के समय लड़कों का जबरदस्ती ऑपरेशन हो रहा था। जो यंग लड़के थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ने से बहुत से जवान लड़कों को जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी कर दे रहे थे। क्या कर रहे थे, नसबंदी। तो उसे बोलते थे क्या, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। इसी तरह एक था आपका महिलाओं में क्या था, वैसेक्टोमी। क्या था ये, वैसेक्टोमी। तो टोमी वर्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि शरीर से कुछ ना कुछ काटना, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गया, वैसेक्टोमी हो गया, मिसेक्टोमी हो गया, हिस्टेक्टोमी हो गया, मिसेक्टोमी हो गया। ये सारे जो टोमी वर्ड हैं ये शरीर से कुछ ना कुछ काट करके बाहर निकाला जा रहा है। तो आई थिंक इतनी नॉलेज आपको हो गई होगी कि आप कुछ भी बता लोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वृषण यानी टेस्टिस। आप थोड़ा सा इत्मीनान से इसको सीखिएगा, आपको एकदम आ जाएगा। अब ये टेस्टिस में सर और क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं यहां से। स्टूडेंट ये टेस्टिस, अब टेस्टिस सर होता कैसा है ये देखिए। अगर इस टेस्टिस की बात करूं तो मैं एक सिंगल टेस्टिस यहां बना रहा हूं, ये सिंगल टेस्टिस है। एक टेस्टिस यानी दो होते हैं, एक बना रहा हूं मैं, इससे आपको जानकारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस का सबसे ऊपर का कवच है। यानी टेस्टिस में आपने देखा होगा, आपके पास होगा, एक पर से एक पतला सा चमड़ा होता है, एक पतला सा स्किन। उस पतले से स्किन को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, वृषण कोश। क्या बोलते हैं, वृषण कोश। तो वृषण में सबसे ऊपर एक महीन सा चमड़ा है, उस महीन से चमड़े को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, और हिंदी में वृषण कोश। अब इस वृषण कोश में आपका क्या है, ये अखरोट की तरह ये टेस्टिस देख पा रहे हो, ये है आपके टेस्टिस। अब ये टेस्टिस इस बाहर के चमड़े से एक लेयर से जुड़ा होता है,
एक लेयर से जुड़ा होता है। यानी ये बाहर का जो स्क्रोटम है यानी वृषण कोश है एक लेयर से जुड़ा है, उसको बोलते हैं क्या? गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट गुबर्नेकुलम। तो बाहर का चमड़ा, ये बाहर का जो इस वृषण कोश है, अंदर जो वृषण से जुड़ा है उसे बोलते हैं क्या? गुबर्नेकुलम। अंदर क्या है? अंदर तो भी सारी बातें हैं, देखते हैं। अब अंदर सर आपका है यहाँ टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इस टेस्टिस में ऐसे बहुत सारे चेंबर होते हैं, चेंबर यानी कमरे होते हैं। ये हैं टेस्टिस के कमरे, बहुत सारे। कितने कमरे होते हैं? तो इन कमरों को बोलते क्या हैं? तो इनको बोलते हैं कमरों को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स यानी वृषण पालिका। इसको हिंदी में पढ़ते हैं क्या? वृषण पालिका। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में देखिए मैं बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, मैं दोनों को पढ़ा रहा हूं कि इसको पढ़ने वाला दोनों तरह से सीख जाए। तो ये जो चैम्बर हैं 1 2 3 4 5 है, ये लगभग ये 250 होते हैं। कितने होते हैं? 200 से 250। तो एक टेस्टिस में जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनकी संख्या 250 होती है दोस्तों। और ये भी दोस्तों नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक टेस्टिस में आपके इन चेंबरों की संख्या कितनी होती है? 200 से 250। 250 एक्यूरेट वैल्यू जो एनसीईआरटी में दे रखा, आप उसको पढ़ सकते हो। सर यही वो कमरे हैं जहां आपका खजाना पड़ा है। किसका खजाना? शुक्राणुओं का। इन्हीं कमरों में क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं। इन्हीं कमरों में आपके शुक्राणु बनते हैं। अब शुक्राणु बनते किससे वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट इसी में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3। ये क्या है जो लाइन से मैं बना रहा हूं? तो इनको बोलते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? तो इसको स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं। तो ये आपकी है किसी में 1, किसी में 2, यानी इनकी संख्या 1 से लेकर के 3, उससे अधिक नहीं हो सकती। 1 से लेकर 3 आपके होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं सर, इसमें क्या बनता है? तो आपको लग रहा है शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं का जनन होता है, यानी यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं। ऐसी नलिकाएं जिसमें शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है स्टूडेंट्स, इसमें क्या बनता है सर? तो गुरुदेव यही तो आपका खजाना है क्या? स्पर्म। तो स्टूडेंट्स यही आपका वो खजाना है, कहते हैं क्या? शुक्राणु। इसी में आपके बनते हैं क्या? स्पर्म यानी शुक्राणु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन सी नलिका में, कौन से ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है? तो वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितना होता है? 1 से 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें होता है? तो ये होता है सर किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? जहां पे आपके शुक्राणु भर भर के रहते हैं, इनको वृषण पालिका कहते हैं। और ये 250 होते हैं, यानी आपके एक वृषण में 250 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? जहां आप किसी को किराया नहीं दे सकते हो। वहां पे बहुत ही छोटे छोटे आपको ना दिखने वाले क्या रहते हैं? स्पर्म। और स्पर्म किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यानी शुक्र जनन नलिकाओं से। आपके क्या बनते हैं यहाँ पे? स्पर्म यानी शुक्राणु। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो शुक्राणु बन रहे हैं इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस से यानी शुक्राणु जनन से क्या बनता है? शुक्राणु। कौन सा डिवीजन? तो इसको बोलते हैं क्या? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस।
अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, वो क्या है कि सर ये जो आपको दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, गर्मी बहुत ज्यादा, मैं गर्मी से भीग चुका हूं, तो ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सर इस पे स्पर्म बनता कैसे है? देखो हम बच्चे थे, बड़े जिज्ञासु थे, जैसे आप बच्चे थे, आपको याद होगा आप मम्मी पापा से तरह के क्वेश्चन करते थे, ये पंखा क्यों चल रहा है, ये स्विच ऑन करने पे लाइट क्यों जलती है। आप बच्चे थे, आप कभी पूछते थे, मान लो आपके पापा कहीं कुछ पुई कर दिए तो आवाज आती थी, पूछते थे क्यों आवाज आ रही है। तो बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं और बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तो आपका वो जो जिज्ञासुपन है, आपकी जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है, यानी आपके अंदर वो पन जो जिज्ञासा है वो कम होती है, जिससे आप आगे सीख नहीं पाते। लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट्स को जिज्ञासु होना चाहिए, यानी चीजों को जानना चाहिए कि ये कैसे हुआ, आखिर यहाँ स्पर्म बना सर, तो स्पर्म इससे बना कैसे, उन चीजों को आपको जानना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो स्पर्म बना कौन रहा है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हिंदी में शुक्रजनन नलिकाएं। अब इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में देखेंगे कैसे शुक्राणु बनते हैं, एक एक चीज को मैं आपको बता डालूंगा। वास्तव में बता रहा हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार अगर आपने पढ़ लिया दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु कैसे बनते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूं। पहले इस फिगर को मिटाता हूं, तो इसे मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये मैं एक छोटा सा टेस्टिस बनाया, यहां पे आपके क्या है, ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स इसमें बना रहा हूं मैं, ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स है, 250 होते हैं और इसमें आपके किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3 आपके क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिकाएं। तो ये नलिकाएं क्या बना रही हैं, ये नलिकाएं बना रही हैं आपका स्पर्म यानी शुक्राणु। लेकिन सर कैसे, आइए देखते हैं। तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो यहां पे शुक्राणु बनते कैसे हैं वो देखते हैं। तो मैं इसका एक माइक्रोस्कोपिक फिगर बता रहा हूं और सेक्शन काट के बता रहा हूं, देखिए कैसे बनता है ये। तो मैं यहां पे इसको बना रहा हूं, ये चीज आप ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको क्लियर, लेकिन थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं इसको। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं फिगर बना रहा हूं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं, इन्हीं का मैं माइक्रोस्कोपिक फिगर बना रहा हूं यहां पे। तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, क्लियरिटी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फिगर जो बना रहा हूं मैं, पहले इसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। तो सबसे पहले बता दूं ये होता कब है, जब आप में आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, युग्मक जनन। युग्मक जनन ये कब होता है, यानी लड़कों में जो पवर्टी आती है 12 से 14 साल पे, यानी जब एक लड़का 12 से 14 साल का होता है तो उसमें शुरू होती है क्या, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। यानी लड़के में 12 से 14 साल में यह क्रिया शुरू होती है, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। जैसे ही वह बाहर की दुनिया में जाता है, घर से बाहर निकला, यंग हो रहा है, तो बाहर की रंगीन चीजों को देख करके उसकी आंखें अट्रैक्ट होती हैं, जो उसके लिए बर्बादी का कारण बनेंगी आगे। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है। तो जैसे ही लड़का बड़ा हुआ, वो बाहर की चीजों को देखा और बाहर की चीजों को आंखों से देख करके उसके दिमाग में मैसेज आया, ब्रेन में, और वो मैसेज कहाँ गया,
तो वहां से गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले आंखों से देखने से आपके ब्रेन में बैठा है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस सर आपके अग्र मस्तिष्क में होता है, यानी फोर ब्रेन में होता है। अग्र मस्तिष्क ये वाला, यहां पे बैठा है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सर सुख दुख, प्यार, संवेदना, ठंडा गरम सब कुछ एहसास दिलाता है। आपके अंदर दुख है, हाइपोथैलेमस। सुख है, हाइपोथैलेमस। संवेदना है, किसी से प्यार है, हाइपोथैलेमस। यानी आपके अंदर सुख दुख दर्द प्यार जो भी कुछ है मेरे भाई, सब हाइपोथैलेमस। तुम रो रहे हो, हाइपोथैलेमस। तुम जाग रहे हो, हाइपोथैलेमस। ये सब कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और ये कहां है? अग्र मस्तिष्क में, यानी फोर ब्रेन में। तो ये हाइपोथैलेमस जल्दी से उस रंगीन दृश्यों को भेजता है कहां पे? आपके पीयूष ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको बोलते हैं क्या? पीयूष ग्लैंड, या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये सब काम ब्रेन में हो रहा है, अभी सारे काम ब्रेन में हो रहे हैं। इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, या इसका एक नाम और है मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है? मास्टर ग्लैंड। और दोस्तों स्टूडेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपके नीट में, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी ये आएगा काम, पहले इसको आप जान लो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहां पे मैसेज गया। क्या गया यहां पे? मैसेज कि तुम नई नई चीजों को देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में नई नई चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, मत देखो। लेकिन ये मानने वाला कहां है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्लैंड बोले से मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये हार्मोन्स निकालता है। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत से हार्मोन्स को निकालता है और उस पर कंट्रोल रखता है, इसी नाते इसको बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। यानी सब पे कंट्रोल होता है, जैसे मास्टर क्लास में सब पे कंट्रोल रखता है, ऐसे ही बहुत से हार्मोन्स निकालने के कारण ये सब पे कंट्रोल रखता है। तो ये मास्टर ग्लैंड से निकलते हैं दो हार्मोन। कौन कौन से देखते हैं? एक निकलता है आपका LH। क्या निकलता है? LH। और दूसरा निकलता है क्या? FSH। LH क्या है? LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FS को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स बड़े कमाल के हैं। अभी क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये LH और FSH आपने सीख लिया, यानी आप में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म बना रहा है, कैसे बना रहा है? जब आप में हो रहा है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। यानी 12 से 14 साल में एक लड़के में शुक्राणु बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले लड़का बाहर जाता है, दिमाग से संवेदना लेता है, संवेदना लेने से उस मैसेज को हाइपोथैलेमस भेजता है, जहां वह सोचता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। यह मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये जैसे ही इसके पास मैसेज आया, इसने दो हार्मोन बनाए। क्या बनाए? हार्मोन। एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH। अभी दोनों का क्या रोल है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। तो सर ये जो फिगर देख पा रहे हो, ये फिगर किसके हैं? ये फिगर आपके हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। तो इसको माइक्रोस्कोप से देख करके ऐसा फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी किताब में फिगर है। ये हैं आपके सेल। कौन से सेल? अभी ये भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये आपके एक गोल से ऐसे फिगर बने हैं, किताब में आप देखोगे ऐसे गोल सा फिगर बना हुआ है। तो ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। में दो फिगर आपको बताने के लिए यहाँ पे लिया है। अब इसे क्या बोलते हैं सर? इसे क्या बोलते हैं? जो ये सेल हैं, तो इन सारे सेल को बोलते हैं क्या? सार्टोली सेल। सार्टोली सेल, यानी ये सार्टोली सेल है। ये साइड पे क्या है? सार्टोली सेल। अब सार्टोली सेल करते क्या है सर? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं।
क्या देते हैं, न्यूट्रिशन। तो सार्टोली सेल शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। कौन, सार्टोली सेल। अब बहुत चीजें से इसके ऊपर एक लेयर है एल्ब्यूजिनिया का, अभी मैं उसको नहीं क्लियर कर रहा हूं कि ये आप क्लियर कर लो। अब सर इसके अंदर भी कुछ सेल है, ये भी कुछ सेल है, यहां पर भी कुछ सेल है, ऐसे इसमें भी कुछ सेल है। तो सर अंदर भी ये कुछ सेल है, ये क्या कर रहे हैं इसको देखेंगे। तो इन अंदर वाले सेल को क्या बोलते हैं, इन अंदर वाले सेल को बोलते हैं क्या, न्यू जर्म सेल, न्यू जर्म सेल। इसको नई जनन कोशिका बोलते हैं, जनन कोशिका। तो ये न्यू जर्म सेल है, इसको बोलते हैं क्या, नई जनन कोशिका। और यही क्या बनाती हैं सर, यही बनाती हैं क्या, स्पर्म। यानी ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं स्टूडेंट्स, यही बनाएंगी क्या, यही बनाएंगी स्पर्म यानी शुक्राणु। अब कैसे बनेगा, इतना आसान ये नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही यहां पे आपको चीज दिखाई दे, सार्टोली सेल हो गया, यहां पे क्या हो गया, न्यूजर्म सेल हो गया, इसके बीच में भी कुछ सेल है, ये भी कुछ सेल है, इनको क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो सेल हैं इनको बोलते हैं क्या, लेडिंग सेल। इनको क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल। अभी मैं क्लियर करूंगा आपको सब कुछ। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां पे इस साइड में यहां लिखता हूं। तो इसको बोलते हैं क्या, लेडिंग सेल, लेडिंग सेल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, हिंदी में अंतराली कोशिकाएं। तो ये लीडिंग सेल हो गई, जिसे बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों का रोल, और इसका ये लीडिंग सेल क्या करेगा, ये सारी चीजों को मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जैसे ही सर यहां पिट्यूटरी ग्लैंड में आपकी दो हार्मोन बन चुके हैं, एक तो एलएच, दूसरा क्या, एफएसएच। अब एलएच और एफएसएच क्या करेंगे, तो जैसे स्टूडेंट्स आप बड़े होते हो, आपकी अवस्था बढ़ती है 12 साल, 13 साल, 14 साल, और आपके अंदर यौनारंभ पबर्टी शुरू होती है, तो एलएच यहां से चल देता है आपके ब्रेन से। सोचो, जो चीज यहां से चल रही है और जाने वाली कहां है, ऐसे होते होते आपके ब्लड से आपके GnRH यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, तो यहां से ये चल देगा, यहां से चल दिया, ये LH गया, यहां से चल दिया। अब स्टूडेंट्स ये LH आ रहा है, देखो ये LH आ रहा है, और LH किससे टकरा गया, लीडिंग सेल से। यानी यहां से ये LH आया और LH आ करके आपकी अंतराली कोशिकाओं से यानी लीडिंग सेल से ये क्या हो गया, टकरा गया। जैसे ही लीडिंग सेल से टकराया, यहां जैसे ही यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन लीडिंग सेल से टकराया, तो लीडिंग सेलों ने पूरा कंपन पैदा हो गया, भीषण कंपन पैदा हो गया, यानी पूरे हिल गए। क्योंकि यहां जैसे एलएच चला, एलएच यहां चला था ब्लड के माध्यम से और लीडिंग सेल से टकरा गया। लीडिंग सेल से टकराने से एक विशेष प्रोटीन पैदा होता है, उस प्रोटीन्स का नाम है, मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। तो एलएच के लीडिंग सेल से टकराने से जो प्रोटीन्स पैदा हुआ, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस, हिंदी में भी एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस क्या करता है, तो एंड्रोजेंस एक हार्मोन पैदा करता है, और उस हार्मोन का नाम है, आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो एलएच टकराया किससे, लीडिंग सेल से, और लीडिंग सेल ने पैदा किया एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस से क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या निकला, हार्मोन। अब जैसे ही बच्चे किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, तो लड़कों में जवानी फूट पड़ती है। जवानी जिसे कहते हैं, जवानी से कहते हैं पबर्टी, यानी लड़के में यंग वाला नेचर आता है, दाढ़ी और मूछ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरी दाढ़ी मूछ आ गया ना यहाँ पे, तो ऐसे लड़कों में दाढ़ी और मूछ आना शुरू हो जाते हैं। लड़कों के कंधे चौड़े जाते हैं, कंधे चौड़े जाते हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ती है। यानी लड़का अब शादी की योग्य हो रहा है, लड़का जवान हो रहा है, इसकी जल्दी शादी करवा दो।
पहले के ज़माने में लड़कों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। तो लड़के ऐसे में जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन बनता है, भौकालबाजी आती है, डरते नहीं है ये, पूरे भीड़ में अकेले लड़ जाएंगे। लड़कियों से चाँद तारे की बात करेंगे, चाँद तारे तोड़ लाएंगे, पेड़ से कटहल तोड़ लाएंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है, वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? ये हार्मोन करवा रहा है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, जो लड़के में इतनी भावनाएं पैदा कर देता है, इतना इसके अंदर हिम्मत आ जाता है कि ये कुछ भी कर जाता है। ये अपने बाप से भी लड़ जाता है इस टेस्टोस्टेरोन के कारण, क्योंकि लड़का आपका क्या हो गया है, तो लड़का यंग हो रहा है, जवान हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन बाहर तड़प रहा है। ये देखो टेस्टोस्टेरोन बन गया, ये टेस्टोस्टेरोन बाहर तड़प रहा है, यहां बाहर। कहां आने के लिए? अंदर आने के लिए, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर है आपका न्यू जर्म सेल, न्यू जर्म सेल से शुक्राणुओं को बनवाने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन सर बाहर घूम रहा है, लीडिंग सेल के आसपास। देखो यहां टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है, तो ये पूरी तरह टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है, यहां टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन परेशान है, कहां आने के लिए सर? अंदर आने के लिए। कहां आने के लिए? यहां अंदर आने के लिए परेशान है। अब स्टूडेंट्स ये अंदर कैसे आएगा? अंदर कैसे आएगा? अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि इसे अंदर तो बुलाना है, बिना अंदर आए स्पर्म तो बनेगा नहीं न्यू जर्म सेल से। अब होता क्या है? अब इसका भाई, इसका जुड़वा भाई कौन है? ये FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जुड़वा भाई जो है वो, इसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन आप लिख लेना। तो ये भी यहां चल देता है, ये भी टिगड़िक 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 चल दिया, यहां से ये भी चल दिया। स्टूडेंट ये भी आ रहा है किसके पास? ये भी आता है और टकराता है किससे? सर्टोली सेल से। यानी ये आकर के टकरा गया किससे? सर्टोली सेल से। तो जो यहां FSH चला था, ये टकरा गया किससे? सर्टोली सेल से टकरा गया। स्टूडेंट सर्टोली सेल से जैसे टकराया, सर्टोली सेल में कंपन पैदा हो गया, सर्टोली सेल पूरा हिल गया। क्योंकि कौन टकरा रहा है? FSH। तो जैसे ही ये सर्टोली सेल से टकराया, सर्टोली सेल में कंपन पैदा होगी, पूरे सर्टोली सेल क्या हो गए? हिल गए। और सर्टोली सेल से निकलता है क्या? थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं इस तरफ। सर्टोली सेल से क्या निकलता? मैं इसको थोड़ा सा मिटा के बताता हूं। अब स्टूडेंट्स ये जो सर्टोली सेल है, ये कौन सेल है? ये जो है आपकी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल तुरंत निकालती है क्या? एंड्रोजेंस बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजेंस बाइंडिंग प्रोटीन इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या? ABP। तो सर्टोली सेल ने क्या निकाल दिया सर? ABP, एंड्रोजेंस बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहां सर्टोली सेल ने मेरे भाई निकाला क्या? एंड्रोजेंस बाइंडिंग प्रोटीन, यानी ABP। अब सर ये ABP क्या करेगा? जरा आपको कुछ दिख रहा होगा क्या? एंड्रोजेंस यहां भी है, एंड्रोजेंस यहां भी है, देखो दोनों भाई हैं, देखो भी। तो एंड्रोजेंस यहां भी है, एंड्रोजेंस यहां भी है। ये क्या है सर? ये तो बाइंडिंग है, यानी ये बांधने का काम करेगा। क्या करेगा? बांधने का। तो ये तो बांधने करेगा, किसको बांधेगा? इस प्रोटीन्स को बांधेगा। तो जैसे ही सर्टोली सेल से मेरे भाई ये ABP निकलता है, एंड्रोजेंस बाइंडिंग प्रोटीन निकलता है, तो ये क्या करता है? ये खींच करके इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाता है। कहां लाता है? ये सारा टेस्टोस्टेरोन मेरे भाई कहां आ जाया? ये अंदर आ रहा, देख लो ये सारा कहां आ गया? अंदर। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सर अंदर आ गया, ये टेस्टोस्टेरोन कहां आ गया? अंदर आ गया। अब मेरे भाई, अब यही कंपन कहां पैदा होगी? यही एनर्जी पैदा होगी कहां पे? अंदर, इस न्यू जर्म सेल में। कहां पे? न्यू जर्म सेल में। अब न्यू जर्म सेल टेस्टोस्टेरोन से मिल गया, और मिलने के बाद ये दनादन दनादन क्या बना रहा है सर? ये दनादन अब बनाएगा क्या? यहां पे शुक्राणु। क्या बनाएगा? शुक्राणु। तो न्यू जर्म सेल ने मेरे भाई, देख रहे हो, ले दनादन ये शुक्राणु बनाते चला गया। कैसे सर? मियोसिस से। कैसे? मियोसिस से। तो ये मियोसिस डिवीजन करके
न्यू जर्म सेल ने क्या बना दिया सर, स्पर्म बना दिया। क्या बना दिया? स्पर्म। अब न्यू जर्म सेल ने ढेर सारा भर भर के क्या बना रहा है, यहाँ पे बहुत सारा स्पर्म बना रहा है। ये सारे देख रहे हो, ये सब स्पर्म से भर गए। अब सर इतना स्पर्म पैदा हो गया, इतना स्पर्म पैदा हो गया, लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ भर भर के क्या बन रहा है, यहाँ पे स्पर्म यानी शुक्राणु बन रहे हैं। तो न्यू जर्म सेल ने बना दिया क्या सर, बहुत सारे शुक्राणु, और ये शुक्राणु भर भर के यहाँ पैदा हो रहे हैं। देख पा रहे हो, ये बहुत सारे शुक्राणु पैदा हो रहे हैं। लेकिन सर पैदा करना नहीं, उनको पोषण भी तो देना है, उनको न्यूट्रिशन भी देना है। तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? तो इनको न्यूट्रिशन देगा मेरे भाई, मैंने पहले बताया था क्या, सर्टोली सेल। तो यहाँ जो शुक्राणु बना है मेरे भाई, ये जो शुक्राणु बना है, ये शुक्राणु कहाँ भागेगा, ये शुक्राणु घुस जाएगा कहाँ, सर्टोली सेल में। तो बहुत सारे शुक्राणु कहाँ घुस जाएंगे, सर्टोली सेल में, चाहे उनकी टेल घुस जाए, चाहे मुंह घुस जाए। तो ऐसे बहुत सारे शुक्राणु मेरे भाई कहाँ घुस गए, ये सर्टोली सेल में। और सर्टोली सेल से ये क्या लेंगे, अपना खाना पीना, अपना न्यूट्रिशन। और ऐसे में आपके टेस्टिस में करोड़ों की संख्या में लगातार क्या बनता है, लगातार स्पर्म बनता चला जाता है। आप सेक्स करते चले जाते हो, बच्चा पैदा करते चले जाते हो। तो ये प्रोसेस है आपका किसका, ये प्रोसेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि कैसे आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक कठिन नहीं है, आसान है। अगर आप इसको इत्मीनान से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने फिगर यहाँ भले छोटा बना दिया है, लेकिन एक बार दो बार आप देखोगे तो 100% गारंटी है ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको एक्सेसरी डक्ट के बारे में। और एक्सेसरी डक्ट, ये जो शुक्राणु यहाँ बन गया है, इस शुक्राणु को कैसे आपकी पेनिस में ले जाया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही बताऊंगा, जो ये शुक्राणु बन गया है ढेर सारा करोड़ों की संख्या में, इसको पेनिस में कैसे ले जाएंगे, पेनिस क्या करेगा इनका, तो ये मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। यानी पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, टेस्टिस के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 3 में एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके दोस्तों, बाय, नमस्कार।